हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि ओलिगोपोली क्या होता है, राइट? उसका क्या मीनिंग होता है एंड उसके क्या टाइप्स होते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ओलिगोपोली के फीचर्स क्या होते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं। फ्यू फर्म्स, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, ये तो हम डेफिनेशन से बता सकते हैं कि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है, ठीक। एंड आई गेस आप लोगों को याद भी है कि ओलिगोपोली दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओलिगो एंड पोलस, जिसका मीनिंग होता है ओलिगो का मतलब फ्यू एंड पोलस का मतलब सेलर, राइट? तो फ्यू सेलर्स, ओके, वही हमारा क्या हो गया, हमारा फीचर हो गया फ्यू फर्म्स। ओलिगोपोली में हम क्या देखते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत फर्म्स होती हैं एंड बहुत सारे हमारे बायर्स होते हैं, राइट? तो अब इसे हम कैसे लिखने वाले हैं? देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स। जो फर्म्स होती है स्टूडेंट्स, वो थोड़ी लार्ज होती है, मतलब वो इतनी सफिशिएंट होती है कि आपकी जो पूरी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं उनकी नीड नहीं हो, ओके। दो चार लार्ज फर्म्स मिलके बना लेगी एक ओलिगोपोली, मतलब एक मार्केट बन जाएगा वो ओलिगोपोली का। एंड वो जो दो चार फर्म्स का प्रोडक्शन होगा वो बहुत सफिशिएंट होगा हमारे सारे कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक। The exact number of firms is not defined. Each firm produces a significant portion of the total output. एग्जैक्ट नंबर कितनी होती है वो हम नहीं बता सकते। जैसे कि हम मोनोपोली में बोलते हैं कि सिर्फ एक सेलर होता है, राइट? वैसे हम ओलिगोपोली में नहीं बोल सकते कि कितने सेलर्स होते हैं। बस हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ थोड़े नंबर के सेलर्स होते हैं, बहुत लार्ज नंबर में हमारे सेलर्स नहीं होते हैं, ठीक। हर एक जो फर्म होती है, हर एक जो सेलर होता है, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टोटल आउटपुट में। मतलब कि टोटल आउटपुट में एक पर्टिकुलर फर्म का जितना शेयर है वो हम काउंट कर सकते हैं, वो हम बता सकते हैं, मतलब उसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टोटल आउटपुट में। There exists severe competition among different firms and each firm try to manipulate both prices and volume of production to outsmart each other, okay? जो दोनों हमारी जितनी भी फर्म्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपटीशन होता है। किस चीज़ का कंपटीशन होता है? कि हमारा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, हमारी ब्रांड ज़्यादा चलेगी, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, ये कंपटीशन होता है। तो प्राइजेस में और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में, दोनों चीज़ में जो फर्म्स होती है वो सोचती है कि हम दूसरी फर्म से आगे निकल जाएं, राइट? हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो और हमारी जो प्राइजेस हैं वो ऐसी रहे कि जो कंज्यूमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें एंड हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें पूरे मार्केट में, ओके। ऐसा हर एक फर्म का सोचना होता है, हर एक फर्म का मानना होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, the market of automobiles in India is an oligopoly structure as there are only few producers of automobiles. जो ऑटोमोबाइल मार्केट है स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो ओलिगोपोली है। वो ओलिगोपोली क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत अच्छे अच्छे नेम्स हम देख सकते हैं कि थोड़े बहुत ही नेम्स हैं पूरे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, राइट? हम ऐसे न्यूमरस इनडेफिनिट नंबर के हमारे पास वो नहीं होते हैं, ब्रांड्स नहीं होती है। हमारे पास एक डेफिनेट नंबर की ब्रांड्स है, हमें कुछ दो चार नाम पता है कि यार ये जो है ना, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑटोमोबाइल होगा या जो कार होगी, बाइक होगी, ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो कुछ फर्म्स हैं, वो कुछ फर्म्स क्या हो गई स्टूडेंट्स? वो कुछ फर्म्स हमारी ओलिगोपोली हो गई, राइट? वो कुछ फर्म्स ने मिलके बना दी हमारी उस पर्टिकुलर मार्केट को एक ओलिगोपोली मार्केट, ओके। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कैसे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर? इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर फर्म, ओके। क्या हुआ? एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर फर्म। मतलब कि अगर एक फर्म ने कुछ भी चेंजेस किए हैं उसके प्रोडक्शन में, उसकी प्राइसिंग में, उसकी कोई भी जो प्रमोशन टेक्निक्स है उसमें अगर कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो चीज़ किसको अफेक्ट करेगी? जो बाकी की फर्म्स है हमारी उस ओलिगोपोली मार्केट में, उन सबको अफेक्ट करेगी, राइट? अगर एक किसी फर्म ने प्राइजेस बढ़ा दिए तो हो सकता है कि जो बाकी की फर्म्स हैं वो अपने प्राइजेस ना बढ़ाएं। क्यों ना बढ़ाएं?
क्योंकि अब जिसने प्राइजेस बढ़ाए उसका लॉस होगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो जिसने प्राइस बढ़ाए उसके पास नहीं जाएंगे, बाकियों के पास जाएंगे। लेकिन अगर वही एक जो फर्म है उसने अपने प्राइजेस कम कर दिए तो ये क्या होगा, जो दूसरी फर्म्स है हमारी उनको अफेक्ट करेगा, उनको लिए एक प्रेशर बनेगा कि हमें भी अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर कम नहीं किए प्राइजेस तो क्या होगा, सारे कंज्यूमर्स जिसके प्राइस कम है उसके पास चले जाएंगे। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? वो इसलिए होता है बिकॉज कुछ फर्म्स है एंड कुछ फर्म्स के बीच में कंपटीशन बहुत स्टिफ रहता है कि नहीं हम ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे, हम ज़्यादा सेल्स बढ़ाएंगे, हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस स्टिफ कंपटीशन के बीच में फ़ायदा किसका हो गया? फ़ायदा हो गया कंज्यूमर्स का। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला कि हमने प्राइसिंग कम की है, कंज्यूमर्स गए, उन्होंने वो पर्टिकुलर ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो परचेज कर लिए। ओके, अ चेंज इन आउटपुट और प्राइस बाय वन फर्म इवोक्स रिएक्शन फ्रॉम अदर फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। ओके, अगर किसी में भी चेंज हुआ है तो दूसरी फर्म्स को वो लोग रिवोक करते हैं, वो लोग मतलब वो बोलते हैं कि देखो अब हमने चेंज किया, आपको भी करना पड़ेगा। ओके, तो एक फर्म के किसी भी एक्शन से दूसरे फर्म पे रिएक्शन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मार्केट फॉर कार्स इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स, मारुति, टाटा, हुंडई, फोर्ड, होंडा एक्सेट्रा। ओके, जो कार्स का मार्केट है स्टूडेंट्स वो कुछ फर्म्स के थ्रू ही चल रहा है हमारा, राइट? हमें कुछ जानी मानी कुछ थोड़ी बहुत फर्म्स हैं, थोड़ी बहुत कंपनीज है जिनका हमें नाम पता है, उनके भरोसे ही हमारा कार मार्केट चल रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने 4-5 नेम्स लिए हैं कंपनीज के। ठीक, अब अ चेंज बाय एनी वन से टाटा इन एनी ऑफ इट्स व्हीकल से इंडिका विल इंड्यूस अदर फर्म्स से मारुति, हुंडई एक्सेट्रा टू मेक चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव व्हीकल्स। अब क्या हुआ, टाटा ने अपनी एक व्हीकल जो है इंडिका उसमें चेंजेस लाए। ओके, उसमें चेंजेस लाए तो अब क्या हुआ, ये जो दूसरी हमारी फर्म्स है मारुति, हुंडई, इन पे वो रिएक्शन दे रहा है, वो असर कर रहा है कि अब आप भी चेंजेस लाओ आपके व्हीकल में। अगर आपने चेंजेस नहीं लाए तो हमारे पास कंज्यूमर्स आएंगे और वो परचेज करके ले जाएंगे, आपकी जो फर्म्स है वो चल नहीं पाएंगे, आपके फर्म्स के प्रोडक्ट नहीं चल पाएंगे। ओके, तो क्या देखते हैं हम कि जो ओलिगोपोली में फर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स वो कैसी होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। एक में अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो दूसरे में चेंज लेकर आता है। ओके, एक के चेंज से दूसरे फर्म में अफेक्ट होता है, वो अफेक्ट कैसा भी हो सकता है, वो चेंज कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी एक फर्म ने क्या किया, प्राइजेस नहीं कम ज्यादा किए लेकिन कुछ इंसेंटिव्स देने लग गए, कुछ आफ्टर सेल सर्विस देने लग गए, तो क्या होगा, ये जो सर्विसेज है इसके कारण एक कस्टमर उनके पास जाएगा, तो जो दूसरी फर्म्स है उन्हें भी वो सेम चीज करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? वो इसलिए क्योंकि अगर किसी दूसरी फर्म ने उसकी जो भी स्ट्रैटेजीज है उसमें अगर चेंजेस नहीं लाए तो कंज्यूमर्स उनके पास नहीं जाएंगे, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे एंड वो उस पर्टिकुलर फर्म का प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, राइट? तो अगर ओलिगोपोली मार्केट में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसी को अपना सेल्स बढ़ाना है तो उसे क्या करने पड़ेगा, उसे सारी जो फर्म्स हैं उसकी स्ट्रैटेजीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नॉन प्राइस कंपटीशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, हम उसके नेम से समझ सकते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस के बिना वाला कंपटीशन। ओके, मतलब कि प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी फर्म प्राइजेस को कम या ज़्यादा नहीं कर रही है, लेकिन उन प्राइजेस के अलावा कोई कंपटीशन चल रहा है हमारी जो ओलिगोपोली में फर्म्स ऑपरेट कर रही है उनमें। ओके स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम प्राइस रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। नाउ प्राइस रिजिडिटी क्या होता है? प्राइस रिजिडिटी refers to a situation in which price tends to stay fixed irrespective of changes in demand and supply condition. Okay, क्या होता है प्राइस रिजिडिटी में कि जो प्राइजेस हैं वो कैसे हैं, प्राइजेस फिक्स्ड है irrespective of changes in demand and supply. ओके, डिमांड एंड सप्लाई में आप कोई भी चेंजेस करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्राइजेस पे। ये क्या बताता है, ये किस चीज को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है हमारी प्राइस रिजिडिटी को। ओके नाउ स्टूडेंट्स, प्राइस रिजिडिटी एक ऐसा टर्म है जो कि आपसे एक शॉर्ट आंसर में या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए प्राइस रिजिडिटी क्या होता है। ठीक, प्राइस रिजिडिटी में आप ये इफ फॉलोइंग ये जो पर्टिकुलर हमारी डेफिनेशन है वो लिख देंगे। ओके एंड इसी के साथ में आप क्या लिखेंगे कि प्राइस रिजिडिटी कौन फॉलो करता है, प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली फर्म्स फॉलो करती है। ओके
Firms use other methods like advertising, better services to customers, etc. to compete with each other. यहाँ पे क्या होता है, अंडर ओलिगोपोली जो फर्म्स होती है वो प्राइजेस को फिक्स्ड रखती है. ओके, वो ये सोचती है कि हम प्राइजेस को चेंज ना करें, एंड जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो नॉन प्राइस वाली जो चीज़ें हैं, मतलब हमारी एडवर्टीजमेंट्स या आफ्टर सेल सर्विसेज या कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज, फ्री गिफ्ट्स, कूपन्स, ये जो है इन सब के थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स प्राइस में अगर हम चेंजेस करेंगे ना, अगर फर्म्स अपनी प्राइजेस में चेंजेस करेगी तो फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा सारी ओलिगोपोली फर्म्स के बीच में. ओके, एक फर्म ने प्राइस कम किया, दूसरी फर्म ने उससे कम कर दिया, तीसरी फर्म ने उससे ज़्यादा कम कर दिया. इसके कारण क्या होगा, ऐसे कम कम करते करते एक टाइम वो आ जाएगा कि इतना कम हो जाएगा कि जो फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो पा रहा है. इसलिए क्या सोचती है ओलिगोपोली के अंडर फर्म्स कि हम लोग नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे, प्राइजेस को हम सेम रखेंगे, एंड जो बाकी की चीज़ें होती है उनमें हम चेंजेस लाके हमारी जो सेल्स है वो बढ़ाएंगे. ओके, देन बैरियर्स टू एंट्री ऑफ अ फर्म. अंडर ओलिगोपोली स्टूडेंट्स जो फर्म्स होती है उनको बैरियर्स होते हैं. ओके, एंट्री पर बैरियर्स होते हैं उनके, मतलब कि वो इजीली एंटर नहीं कर सकती है. ओके, the main reason for few firms under oligopoly is the barriers which prevent entry of new firms into the industry. ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स क्यों होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज एंट्री में बैरियर्स होते हैं. ओके, एंड जब एंट्री बैरियर्स होते हैं तो जो नई फर्म्स होती है वो ज़्यादा आ नहीं पाती, आपकी ओलिगोपोली में ऑपरेट नहीं कर पाती है, इसलिए हमारी ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है. ठीक, patents, requirement of large capital, control over crucial raw materials, etc. are some of the reasons which prevent new firms from entering into the industry. Okay, इंडस्ट्री में एंटर करने से कौन रोकता है स्टूडेंट्स, कुछ पेटेंट्स होते हैं, कुछ लार्ज, जब ओलिगोपोली एक लार्ज फर्म है तो बहुत लार्ज कैपिटल लगेगा, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कभी कभी ये चीज़ रोकती है न्यू फर्म्स को एंटर करने में. देन उसके बाद में कुछ रॉ मटेरियल्स पे कंट्रोल हो गया, या ऐसी जो चीज़ें होती है उसके कारण क्या होता है, हमारी जो न्यू फर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर पाती इजीली. ओके, एंड इसी के कारण हमारी जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग फर्म्स हैं वही ऑपरेट करती रहती है, एंड वो कुछ नंबर में होती है, वो फ्यू फर्म्स होती है. ठीक, देन रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट. ना सेलिंग कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये हमने हमारे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के अंडर भी पढ़ाई की सेलिंग कॉस्ट क्या होता है. राइट, सो सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट वो सारे कॉस्ट होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक जो फर्म है वो इनकर करती है. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. ठीक, अ फर्म अंडर ओलिगोपोली रिलाइज मोर ऑन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. ठीक, हमने क्या देखा था कि ओलिगोपोली में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब कि हम प्राइजेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे, हम नॉन प्राइस कंपटीशन पे खेलेंगे. ओके, हमारा गेम जो भी चलेगा वो नॉन प्राइस कंपटीशन पे रहेगा. तो स्टूडेंट्स जब नॉन प्राइस कंपटीशन रहेगा, इसका मतलब क्या कि जो फर्म्स हैं वो कुछ दूसरे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगी उसके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीज़ें करेंगी. तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, इन सब के कारण आपके सेलिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं. ठीक, तो ओलिगोपोली में स्टूडेंट सेलिंग कॉस्ट जो होते हैं ना हमारे, वो बहुत हाई होते हैं. मतलब कि हमने मोनोपोलिस्ट में देखा है कि हाई सेलिंग कॉस्ट होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के से ज़्यादा हमारे किस में सेलिंग कॉस्ट होते हैं, ओलिगोपोली में होते हैं. ओके, बिकॉज जो हमारी फर्म्स होती है वो नॉन प्राइस कंपटीशन पे रिलाय करती है, इसलिए. ठीक, वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रमोट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. अलग अलग सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज होता है किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. ओके, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट आप प्रमोट नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स को पता कैसे चलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है. राइट, एंड जब प्रमोट करेगा कोई भी एक फर्म, तभी एक कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट होगा एंड उसे जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. ओके, तो यहाँ पे ये लोग प्राइस कंपटीशन तो ज़्यादा रखते नहीं है, तो फिर नॉन प्राइस कंपटीशन रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो रखना पड़ेगा ना, दूसरी फर्म से तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा. तो इस चीज़ के कारण क्या होता है, जो सेलिंग कॉस्ट होती है ना वो ह्यूज होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. ओके, ग्रुप बिहेवियर. नाउ ग्रुप बिहेवियर क्या है स्टूडेंट्स, ग्रुप बिहेवियर मीन्स दैट फर्म्स टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म, इवन दो इंडिविजुअली दे रिटेन देयर
इंडिपेंडेंस। ओके, क्या होता है ग्रुप बिहेवियर का मतलब, जो सिंगल फर्म्स है ना वो सब मिलके ऐसे बताएंगी कि हम सब एक ग्रुप है, ठीक। जो सारी सिंगल फर्म्स है वो सब ये बताएंगी कि हम एक ग्रुप है, ऑल्दो जो हर एक सिंगल फर्म होती है ना वो अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस रिटेन करती है। मतलब कि वो ग्रुप में बता रही है कि हम लोग एक है, सारे जो डिसीजन है वो साथ में लेके हम ले रहे हैं, क्या प्राइजेस होने वाले हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो जो डिसीजन है वो हम साथ में ले रहे हैं। ओके, पूरे जितने भी फर्म्स है, मतलब कि हम लोगों ने एक रेंज डिसाइड कर ली है कि इतने से इतने में ही हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना है। ओके, तो हम बस वैसे ही सेल करेंगे, ठीक। लेकिन फिर भी हमारी इंडिविजुअलिटी भी दिखती है, ठीक। अपन जो है स्टूडेंट्स, हम हर एक प्रोडक्ट को, हर एक ब्रांड को अलग अलग देखते हैं, राइट। हुंडई अलग है, मारुति सुजुकी अलग है, राइट, हीरो अलग है, होंडा अलग है, सब अलग अलग है, राइट। तो हमें पता है कि ये सारी जो फर्म्स है वो अलग अलग है, हमने सबको इंडिविजुअली देखा है। लेकिन ये सारी जो फर्म्स है स्टूडेंट्स, ये कहीं कहीं पे क्या करती है, एज अ ग्रुप बिहेव करती है। मतलब कि वो ये बताती है कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कितना आउटपुट होगा, कितना प्राइसिंग होगी, ये सब हमने डिसीजन कैसे लिया, ग्रुप में डिसीजन लिया। ओके, तो ओलिगोपोली में फर्म्स कैसे बिहेव करती है, ग्रुप में बिहेव करती है, इनका हम ग्रुप बिहेवियर देख सकते हैं, ठीक। Oligopoly firms prefer group decision that will protect the interest of all the firms. Okay, जो ओलिगोपोली फर्म्स होती हैं वो क्या सोचती हैं कि हम ग्रुप में काम करें और जो सारी फर्म्स है उसका इंटरेस्ट बच सके उससे। ओके, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, the firm under oligopoly may produce homogeneous और differentiated product. ओके, ओलिगोपोली में स्टूडेंट्स जो फर्म्स होती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कर सकती है या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब हम ओलिगोपोली में दोनों नेचर ऑफ गुड्स देख सकते हैं। ओके, होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, जो फर्म्स होमोजीनियस गुड्स का प्रोडक्शन करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक। ये चीज स्टूडेंट्स हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ये जो टाइप्स ऑफ फर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती है और उनके क्या मीनिंग होते हैं, राइट। उसमें एक था प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली। तो परफेक्ट ओलिगोपोली, परफेक्ट हमें क्या बता रहा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, प्योर होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने यही पढ़ा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो परफेक्ट ओलिगोपोली क्या हो गया, परफेक्ट ओलिगोपोली हो गया होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती है कोई भी फर्म। ओके, एंड अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती है कोई भी फर्म तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखा है कि कैसे गुड्स हम सेल करते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स सेल करते हैं। तो जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की बात हो रही हो तो ऐसी ओलिगोपोली को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी ओलिगोपोली को हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। ओके, अब जो स्टूडेंट्स डिमांड कर्व होता है हमारी ओलिगोपोली फर्म का, वो कैसा होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। मतलब हम नहीं बता सकते कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, या वो कैसा स्लोप कर रहा है। ओके, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अब इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व क्यों होता है, उसका रीजन हम देखते हैं। The exact behavior pattern of a producer cannot be determined with certainty. So demand curve faced by the oligopolist is indeterminate, that is uncertain. Okay, क्या होता है, जो एग्जैक्ट बिहेवियर है हर एक फर्म का, वो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। ओके, कि क्या एक प्रोड्यूसर कब कैसा बिहेव करेगा, कब वो अपने प्राइजेस बढ़ाकर अपनी डिमांड कम कर रहा है, प्राइजेस कम कर रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है। ओके, तो वो कैसे बिहेव करेगा वो हम नहीं बता सकते। इसलिए जो ओलिगोपोली फर्म का एक डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, वो अनडिटरमाइंड होता है। बिकॉज हम एक ओलिगोपोलिस्ट का नेचर नहीं बता सकते, वो क्या करना चाहता है वो अनसर्टेन है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो भी कैसा है स्टूडेंट्स, वो भी हमारा इनडिटर्मिनेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगे, राइट। बहुत ही इजी फीचर्स थे। ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, राइट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक।
नॉन प्राइस कंपटीशन के अंडर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया था, वो क्या था स्टूडेंट्स? प्राइस रिजिडिटी। ओके, प्राइस रिजिडिटी क्या होता है वो आपको देखना है, वो आपको अच्छे से याद रखना है कि प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या होता है। ओके, यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है? इनडिटर्मिनेंट होता है। क्यों इनडिटर्मिनेंट होता है? बिकॉज एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर हम अच्छे से नहीं बता सकते कि क्या होगा, या फिर वो जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है वो अनसर्टेन है। ओके, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो कैसा है? वो इनडिटर्मिनेंट है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमने हमारे कंप्लीट किए फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ओके, एंड इसी के साथ में स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया हमारे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, राइट? ये 4 टाइप ऑफ हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं एंड ये चारों हमने पढ़ दिए। ओके, हमने डिफरेंसेस भी देखे थे स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो में, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के बीच में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में, राइट? एंड हमारे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है एंड परफेक्ट कंपटीशन है उनके बीच में, राइट? अब क्या हुआ? अब क्या बचा है स्टूडेंट्स हमारे पास में? अब हमने चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इनके बीच में एक ओवरऑल कंपैरिजन। ओके, कि चारों जो हमारी जो चारों फॉर्म्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती है, उनके क्या बिहेवियर होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, वो हम एक साथ में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब कि हम क्या करेंगे? हम एक ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे बिटवीन आवर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।